तो हमें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास में जो इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मैंने आपको पहले भी बताया है, आप लोगों को भी पता है कि अशोक के समय अभिलेख जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी या प्रसिद्धि पाए। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अभिलेखों को। जैसे एक शिलालेख यानी कि रॉक इंस्क्रिप्शन या रॉक एडिक्ट, यानी किसी पत्थर या शिला पर जब किसी अभिलेख को लिखा जाता है तो वो रॉक एडिक्ट कहलाता है। और एक है पिलर इंस्क्रिप्शन, स्तंभ लेख, जैसे अपनी क्लास में पीछे जो पिलर बना हुआ है इस पर अगर लिख देंगे, ठीक है, आप लोगों की उपलब्धियों का वर्णन, तो ये हो जाएगा आपका पिलर इंस्क्रिप्शन। इन दोनों ही कैटेगरी को, रॉक एडिक्ट को या रॉक इंस्क्रिप्शन और पिलर इंस्क्रिप्शन को, हम दो सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेजर और माइनर। मतलब मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट, यानी हिंदी में कह सकते हैं हम बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। ठीक है, इसी तरीके से गुहा, अब जो आपका क्या है पिलर इंस्क्रिप्शन या स्तंभ लेख है, तो उसे भी बृहद स्तंभ लेख यानी मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन और माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन के रूप में, तो लघु और बृहद स्तंभ लेख के रूप में डिवाइड कर देते हैं। गुहा लेख में मेजर और माइनर नहीं है कि छोटी गुहा बड़ी गुहा, इस तरीके नहीं है कोई क्लासिफिकेशन। तो तीसरी कैटेगरी होती है केव इंस्क्रिप्शन की। किसकी होती है? केव इंस्क्रिप्शन यानी कि गुहा लेखों की। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेटा एपिग्राफी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे 3 मार्कर में पहले पूछा गया था, आगे भी आ सकता है। तो एपिग्राफी क्या है? अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन जो है वो क्या कहलाती है आपकी? एपिग्राफी कहलाती। जबकि पैलियोग्राफी पुरालेख, शिलालेखों और अन्य पुराने अभिलेखों में प्रयोग, तो पुराने लेखन का अध्ययन है। तो पैलियोग्राफी किसके लिए यूज कर रहे हैं? इज द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस एंड अदर रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो जो पुराने अभिलेखों के लिए बोले तो हम पैलियोग्राफी। और याद रखना, जैसे आपने सुना होगा पैलियोलिथिक, क्या कहते हैं? पुरातात्विक, ठीक, बढ़िया। ठीक है, तो पैलियो मतलब किसको? प्राचीन को वैसे भी दर्शाता है, एक एंशिएंट शब्द करते हैं। अब कुछ कुछ देखते हैं, जैसे आप समझिएगा सौगौरा कॉपर प्लेट। बेटा ये जो सौगौरा ताम्रपत्र है सबसे प्रारंभिक ज्ञात ताम्रपत्र है, एक मौर्यकालीन अभिलेख है जिसमें अकाल राहत प्रयासों का उल्लेख है। यह भारत के कुछ पूर्व अशोक ब्राह्मी शिलालेखों में से एक है। तो अब देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अशोक के पिता बिंदुसार, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध में अकाल पड़ा था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो फेमाइन या अकाल से संबंधित जानकारी है और जो राहत कार्य किए गए थे उनकी बात इसमें की गई है। तो सोहगोरा कॉपर प्लेट जो है वो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। द अर्लीस्ट नॉन कॉपर प्लेट इज अ मौर्यन रिकॉर्ड दैट मेंशंस फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि भाई अकाल के समय जो रिलीफ एफर्ट्स लगाए गए थे उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो सोहगौरा कॉपर प्लेट से मिलती है। इट इज वन ऑफ इंडियाज फ्यू प्री अशोक ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, मतलब अशोक के पूर्व अगर ब्राह्मी अभिलेख मिलता है तो वो सोहगौरा अभिलेख में मिलता है या सोहगौरा कॉपर प्लेट में मिलता है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली अकाल राहत प्रयास या फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स की बात कर रहे हैं। ये मतलब अद्भुत कहें या एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई अभिलेख नहीं हो सकता। अगर हम एक तरफ जहां मंदसौर अभिलेख मतलब वो एमपी हिस्ट्री में आ जाता है इसलिए बात करें, इंडियन हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो रुम्मनदेही पिलर एडिक्ट्स जो है बेटा, रुम्मनदेही स्तंभ शिलालेख लुम्बिनी में है। और ये कैसा है? तो लघु स्तंभ शिलालेख है, यानी माइनर पिलर एडिक्ट के रूप में है ये। इसमें ठीक है ऐसे शिलालेख हैं जिनके समर्पण को दर्ज करते हैं। शिलालेखों में अशोक की लुम्बिनी, ठीक है, तो रुमनदेही, ठीक है, रुमनदेही जिला नेपाल भगवान बुद्ध की जन्मस्थली की यात्रा का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
ठीक है, तो अशोक की कहाँ की यात्रा, तो अशोक ने जो लुम्बिनी की यात्रा की थी उसका वर्णन किया गया है। अशोक ने लुम्बिनी को करों से छूट दे दी थी और उसका अनाज योगदान मतलब जो कर था वो कितना कर दिया था, जैसे टोटल प्रोडक्शन का 1/8 निर्धारित कर दिया था। शिलालेख के लिए ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि अशोक के लुम्बिनी की यात्रा के बारे में हमें किस अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो रुमनदेई इंस्क्रिप्शन से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, रुमनदेई पिलर एडिक्ट लुम्बिनी, तो दीज इंस्क्रिप्शन आर क्लासिफाइड एज माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस, दीज हैव इंस्क्रिप्शन दैट रिकॉर्ड देयर डेडिकेशन, द इंस्क्रिप्शन मेंशंस अशोकाज विजिट टू लुम्बिनी रुमनदेई। ठीक है, रूपनदेही डिस्ट्रिक्ट नेपाल में है ये, लॉर्ड बुद्धास बर्थ प्लेस है। अशोका एग्जेम्प्टेड लुम्बिनी फ्रॉम पेइंग टैक्सेस एंड सेट इट्स ग्रेन कंट्रीब्यूशन एज 1/8। तो एक तो करों को मना कर दिया था कि कर जो थे उन पे प्रतिबंध लगा दिया था, और जो ग्रेन कंट्रीब्यूशन मतलब अनाज मिलता था, तो अनाज भी टोटल उत्पादन का कितना 1/8 यहाँ पे कर दिया गया था, और ब्राह्मी में था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, लुम्बिन। ठीक है, तो अब दूसरे तरीके से पूछ लें कि महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, तो भी रुमनदेही इंस्क्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन या मेहरौली आयरन पिलर। ठीक है, तो मेहरौली लोह स्तंभ मूल रूप से व्यास नदी के पास एक पहाड़ी पे स्थित था और उसे दिल्ली के एक राजा द्वारा दिल्ली ले जाया गया था। दिल्ली में ये बेटा कुतुब मीनार में स्थित है। यह निर्माण में प्रयुक्त जंग प्रतिरोधी धातुओं, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात कर रहा था, या हम दूसरे तरीके से कहें तो जब हमने आपको गुप्त काल में साइंस विज्ञान की बात की थी, तो मैंने कहा था कि मेटलर्जी या धातु कर्म के क्षेत्र में इस पीरियड में कितना महत्वपूर्ण योगदान हुआ कि इन्होंने एक ऐसा पिलर बनाया जिस पर कोई भी जंग नहीं लगती है। तो रस्ट फ्री है या रस्टेड फ्री आयरन है ये। अच्छा, जंग लगने पे, जंग समझते हो ना, चलो जंग लगवाते हैं। जंग अगर लग जाती है तो लोहे के भार में क्या होता है, कमी या वृद्धि, कमी। हाथ उठाओ कमी वाले, अरे उठाओ ना, 1 2 3 4। अच्छा, साइंस वाले हाथ उठाओ जरा, जिनका साइंस था 11th 12th में, उठाओ 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 उठाओ। हाँ, हाँ अब बोलो क्या होगा। एक लोहा है, लोहा, लोहे में जंग लग गई है और जंग लगने के बाद उसके भार में, वेट में क्या होगा, कमी होगी कि वृद्धि होगी, हाँ कमी होगी ना, कमी, 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 है इंक्रीज होगा। तुम अच्छा पढ़ते हो यार, मतलब ये बात सिद्ध करते हो तुम हर बार आंसर से, कैसे। हाँ, एक हद तक ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं हुए, परत गिरा देते ना जैसे जंग लगती है। हाँ वही मैं कह रहा हूं कि वो बात अलग है, समझ गई मैडम, क्या समझे बताओ। आप तो अभी पढ़ के आए हो 12th में, अच्छी परसेंट भी है आपकी, कितनी है, 90। हाँ देखो 90% है, बताओ जल्दी से क्या पढ़ाया आपके टीचर ने। लेयर, हम यही तो, हम एक कदम आगे जाते हैं। लेयर किसने कहा निकालने के लिए, अभी हमने कहा था कि जंग लगने के बाद लोहे में से जो परतें झड़ जाती हैं उसके बाद वजन का क्या होगा, ऐसा पूछा था क्या, जंग लगवाई भर थी ना। पता है ऐसे ही होते हैं गलत क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के। अच्छा, हम अपने दिमाग में मतलब सीधे घर चले जाते हैं, बोले ये लोहा था हमारा, ये हमारे घर में ऐसा लगा था, वो झड़ रहा था, हमने एक झाड़ू मारी नहीं कि लोहा पपड़ी की तरह निकल गया, ऐसे ही दिमाग लगता है ना। भाई ये थोड़ी पूछा कि झड़ा के बताओ, ठीक है, बिना झड़ाए बताना। और वैसे भी देखो आयरन है ना, आयरन, आयरन मतलब लोहा। अब लोहे में क्या हो गया, पानी लगा, ह्यूमिडिटी नमी लगी, तो क्या उसमें जंग लग गई। अब जंग लगी तो क्या ऐड हो गया उसमें, भाई पानी ऐड हुआ कि नहीं हुआ, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुए ना।
जंग का फॉर्मूला जानते हो, रस्ट का? हाँ। क्या? सॉरी? देखो पढ़ा है इसलिए तो बता सकती है लड़की एकदम सही। Fe2O3 .XH2O। अब X क्या है ये? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अच्छा भैया कितने लोग हैं जो एकदम बायोलॉजी साइंस वाले सुनने, सुनना समझते हो ना? अच्छा कोई ऐसा हो जो एकदम मतलब जिसका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं हो साइंस का, उसके लिए ये फॉर्मूला ना काटने को दौड़ता है, Fe2O3 XH2O। बेसिकली ये रस्ट या जंग का फॉर्मूला है। ठीक है, किसका है? जंग का। तो क्या हो गया ये XH2O, मतलब एक्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के जो एक्स अणु, अब जितना पानी डालोगे तुम बाल्टी भर के डाल दो, ऐसे समझ लो। बोल रहे होंगे एक्स क्यों लिख रहे हैं? तो जितना पानी, अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे, और जब कोई मॉलिक्यूल ऐड होगा तो वेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? तो वेट जो है बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा, ध्यान रखना। अच्छा हम बहुत जल्दी करते हैं इसलिए गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमने तो लोहे को लेके झड़ा दिया, बोले साफ कर दिया हमने। बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत लोग, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ ना, जहां पूछो अभी भी 90% का रेशो गलती वालों का ही होता है इस क्वेश्चन को। और बहुत आराम से, अच्छा जिनने अच्छा पढ़ा होता है वो और जल्दी गलत करते हैं इसको। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो गुप्त पीरियड में बेटा ये जो मेहरौली आयरन पिलर है, इसमें इन्होंने इतना अच्छा मेटलर्जी या धातु कर मतलब धातु का इतना अच्छा विज्ञान का प्रयोग किया कि इन्होंने एक ऐसा आयरन पिलर बनाया जो सब, सुनिए ना, अष्ट धातु सप्त नहीं, तो 8 धातुओं से मिला बना था ये। और ये क्या हुआ था बेटा, तो फिरोज शाह तुगलक के समय इसे दिल्ली में गड़वा दिया गया था लाके, कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में गड़वा दिया गया इस आयरन पिलर को। और इस पे दिल्ली की जनता ने काम किया बहुत। अब अष्ट धातु की अंगूठियां बनती हैं, लोग जाते थे सुबह घूमने फिरने के लिए आरी लेके, और थोड़ा थोड़ा लोहा काट काट के ले आते थे। अब चूंकि ये विरासत स्थल में आ गया था, तो फिर इसके आसपास बाउंड्री वगैरह तार फेंसिंग कराई गई दिल्ली से जनता की बचाने के लिए। कुतुब मीनार के पास ही है ये। देखिए किसी ने कुतुब मीनार? दिल्ली गया कोई? बस ठीक है, दिल्ली में है, बहुत है इतना ही। ठीक है, तो मेहरौली आयरन पिलर ध्यान रखना, ब्यास नदी के समीप एक बेसिकली पहाड़ी पर स्थित कराया गया था। दिल्ली के एक राजा, मतलब कौन? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे कहाँ लाया गया? दिल्ली में, कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है बेसिकली। और जंग रोधी या जंग प्रतिरोधी धातुओं के लिए है। ठीक है, स्तंभ बांग्लादेश की जीत का श्रेय तो बेसिकली चंद्रगुप्त को देते हैं, और इनके खिलाफ इकट्ठे विरोधियों के संग। तो आप तो बस इतना याद रख लो कि किससे संबंधित है, चंद्र नामक शासक का वर्णन किया गया है। और वो चंद्र जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है। ठीक है, इतने से संतुष्टि हो जाएगी आप लोगों को। तो ये ध्यान रखना, मेहरौली इंस्क्रिप्शन या मेहरौनी आयरन पिलर जो है वो। ठीक, इसके अलावा भी बेटा क्या है, तो इसमें सिंधु के 7 मुहाने तक फैले युद्ध में बाकाटकों को हराने के लिए भी उनकी प्रशंसा की गई है। तो किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णु पद के रूप में करवाया गया था। ठीक है, तो इन्होंने विष्णु पद के रूप में क्या करवाया था, इस पिलर को भगवान विष्णु के समर्पण में या भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा के रूप में इन्होंने गड़वाया था। किसको? अच्छा इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो हेलियोडोरस गरुणा पिलर से। तो हेलियोडोरस का जो गरुण स्तंभ है वो विदिशा में है। ठीक है, जिसे खाम बाबा भी कहते हैं। तो हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ भी अगर हम देखें तो भगवान विष्णु मतलब भागवत धर्म, तो बात तो एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति, पर्याप्त बात कर चुके हैं, संभवतः इस पे कोई बात करने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। प्रयाग का बेसिकली क्या तात्पर्य था? जहां कोई वस्तु या व्यक्ति मिल जाता है। ठीक है, तो प्रयाग इलाहाबाद का प्राचीन नाम है, क्योंकि यह गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर है। प्रस्तुति एक स्थिति है जिसका अर्थ है कि किसी की प्रशंसा करना। तो प्रशस्ता प्रशस्ति का मतलब क्या है? तो प्रेज ऑफ समवन। तो किसका प्रेज कर रहे हैं? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का, एहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन सेकंड का, मंदसौर प्रशस्ति में मेरा, किसका? यशो, हाँ ठीक, यशो धर्मन का। ठीक है, ध्यान रखना, गलती नहीं करना। तो
होता क्या है, तो इलाहाबाद प्रशस्ति को सबसे पहले इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया। तो पहले ये कौशाम्बी में था, हम आपको बता चुके हैं। उसी पर इन्होंने क्या किया, इनके कवि कौन थे, हरिशेन ने, ठीक है। बाद में इसे इलाहाबाद किले में स्थानांतरित किया गया था। यह एक अशोक स्तंभ है, इसमें 4 अलग अलग शिलालेख हैं। ब्राह्मी लिपि में अशोककालीन शिलालेख सभी स्तंभों पर पाए जाते हैं। अशोक की पत्नी कारुबाकी, ठीक है, ये कोरबकी लिखा है तो कारुबाकी हैं, इनके धर्मार्थ कार्यों की सराहना करते हुए रानी का आदेश यहाँ पे बताया गया है। और समुद्रगुप्त के शिलालेख जो हरिशेन द्वारा संस्कृत और ब्राह्मी में लिखे गए हैं, समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं की चर्चा की गई है। जहांगीर के फारसी में भी इस पर लिखा हुआ है और अकबर के बारे में बताया गया है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अशोक ने प्रारंभिक रूप से इसे कहाँ, कौशाम्बी में एस्टेब्लिश कराया था। बाद में फिर इस पे किसने लिखवा दिया, समुद्रगुप्त के कवि हरिशेन ने समुद्रगुप्त की विक्ट्रीज लिख दी। बाद में अकबर के समय इसे इलाहाबाद फोर्ट में ले आया गया था और इस पे जहांगीर में का वर्णन भी मिलता है। और अशोक की किस पत्नी का नाम मिलता है, तो कारुबाकी का, ठीक है। नेक्स्ट, कालसी। कालसी जो इंस्क्रिप्शन है बेटा, अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह चकराता और देहरादून के बीच स्थित यमुना नदी के तट पर एक छोटा सा शहर है। यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा था कालसी कहाँ, देहरादून, ठीक है ना। कालसी में अशोक के शिलालेखों का स्थान इस मामले में अद्वितीय है कि यह उत्तर भारत का एकमात्र स्थान है जहां महान मौर्य सम्राट ने 14 शिलालेखों के पूरे सेट को खुदवाया था। इन शिलालेखों की भाषा और लिपि प्राकृत भाषा है, लिपि वैसे ही ब्राह्मी ही है। शिलालेख जो 8 फीट, और ये सब कोई नहीं पूछता कितना चौड़ा है। जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था तो अपने आंतरिक प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण का प्रयोग किया था, जो इस शिलालेख में परिलक्षित होता है। तो यह हिंसा को बढ़ावा देने वाली नीतियों और युद्ध को सीमित करने को दर्शाता है। शिलालेख में आध्यात्मिक मार्ग चुनने से पहले उनके जीवन का वर्णन किया गया है। तो कभी ऐसा पूछें कि भाई अहिंसा का मार्ग दिखाने वाला अभिलेख कौन सा है, युद्ध को छोड़ने वाली बात किस अभिलेख में की गई है, अब ध्यान रखना, शिलालेख नहीं। शिलालेख होगा तो 13वां होगा जिसमें अशोक बताएंगे, लेकिन बात कर रहे हैं स्तंभ लेख में। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो किसमें है ये, कालसी में। कालसी कहाँ, तो देहरादून, ठीक है। मास्की कर्नाटक में है बेटा। तो मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में एक गांव और पुरातात्विक स्थल है। यह तुंगभद्रा की सहायक मास्की नदी के तट पर है। अशोक का एक लघु शिलालेख है, यानी कि कैसा है ये, माइनर है। यह सम्राट अशोक का पहला शिलालेख था जिसमें देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी की बजाय अशोक का नाम मिलता है। तो अगर आपसे पूछे अशोक का नाम अशोक सबसे पहले किस में मिलता है, देखो अशोक का नाम अशोक तो 4 जगह मिलेगा। मध्य प्रदेश के दतिया के गुर्जरा में, इसके अलावा नेत्तूर, उदयगोलन और मास्की में। लेकिन पहली बार देवनाम प्रियदर्शी की जगह क्या अशोक शामिल है। शिलालेख जो अभी भी एक धर्म शासन है, लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करने का निर्देश देता है। शिलालेखों से पता चलता है कि मौर्य शासन उत्तर पूर्वी कर्नाटक में कृष्णा घाटी तक फैला हुआ था। हालांकि मतलब मैं आपको बताऊं, यूपीएससी या अब इससे ज्यादा टफ तो कुछ और आता ही नहीं है। किसी ने भी इससे ज्यादा पूछने की दम नहीं दिखाई कि अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है, बस यही मैक्सिमम क्वेश्चन है। तो आपको ये ध्यान रखना। अच्छा, एक कदम और आगे बढ़ जाएं, जैसे कभी कोई नेट दे या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दे, तो भाई बता सकते हो आप कि मास्की में सबसे पहली बार अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। अब पूछे मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में मिलता है, तो मास्की नहीं बताना आपको, तो गुर्जराम मिलता है। भाई मध्य प्रदेश के लिए तो वही पहला वही अंतिम, एक ही व्यक्ति दौड़ रहा होगा तो वही जीतेगा, तो गुर्जर ही जीतना है ना, समझ गए ना। तो पढ़ना ध्यान से, नहीं तो पता चले कि मध्य प्रदेश पूछा और आप मास्की करके आ गए। कलिंग शिलालेख, कलिंग आधुनिक उड़ीसा में है, अभी भी अपनी 1000 साल पुरानी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। कलिंग युद्ध अशोक के कैरियर में एक महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने न केवल दिग्विजय बनने की महत्वाकांक्षा को त्यागा बल्कि अहिंसा और बौद्ध धर्म को चुना था, ठीक है। अशोक के प्रसिद्ध 14 शिलालेखों में से 11 शामिल है। प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि मागधी प्राकृत में लिखे गए हैं। 11, 12, 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 विशेष शिलालेखों को शामिल किया गया है, कोई मतलब नहीं है। कलिंग के नाम से जाना जाता है, तो प्रकृति में शांति स्थापित करने वाले, और कलिंग। तो अगर आपसे पूछे कि कलिंग का इंस्क्रिप्शन कहाँ है, तो कलिंग आपको पता ही है। कलिंग का युद्ध किससे हुआ, ठीक है, कौन थे कलिंग के युद्ध में शासक,
अनंत पद्मनाभन और अशोक के बीच हुआ। कलिंग कहाँ है? तो उड़ीसा में। कलिंग के एक शासक और कौन थे? खारवेल। ठीक है, तो अभी आगे पढ़ेंगे। एहोल, कर्नाटक में एहोल चालुक्यों की पहली राजधानी थी। एहोल में कई शिलालेख खोजे गए, लेकिन मेक्ती मंदिर में खोजा गया शिलालेख एहोल शिलालेख भी कहा जाता है। चालुक्य काल के दौरान कई हिस्टोरिकल मूवमेंट या घटनाओं का गवाह है। कन्नड़ लिपि में है और संस्कृत में लिखा गया। पुलकेशन द्वितीय द्वारा किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। और पल्लवों पर चालुक्यों की विजय का उल्लेख है। इसमें राजधानी को एहोल से बादामी तक स्थानांतरित करने का उल्लेख है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कौन थे? रवि कीर्ति, जिन्होंने 610 से 642 तक शासन किया था, ने इन्हें लिखा था। तो ठीक है, तो रवि कीर्ति ने किसके लिए लिखा है? पुलकेशिन द्वितीय की विजयों के बारे में बताया गया है, पुलकेशिन सेकंड की। ठीक है, फिर इसके बाद जूनागढ़, पर्याप्त पढ़ चुके हैं जूनागढ़ पे, फिर भी बता देता हूँ। तो दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में लिखा गया रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो शक शासक रुद्रदामन का है ये। जूनागढ़ कहाँ है? तो जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। तो जूनागढ़ आपका गुजरात में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। शुद्ध संस्कृत का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। तो शुद्ध रूप से अगर संस्कृत के अभिलेखों का पहला उदाहरण क्या है? जूनागढ़ अभिलेख है। इसमें कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपालों में एक पुष्यगुप्त कठियावाड़ में गिरनार के पास सुदर्शन झील पर एक बांध का निर्माण के प्रभारी थे। अन्य स्कंदगुप्त शिलालेख से पता चला कि इस बांध का जीर्णोद्धार उनके शासनकाल के दौरान किया गया। इसके निर्माण के लगभग 800 साल बाद, क्या है ये 800 साल बाद? हाँ अच्छा, 800 साल बाद पता चला। ठीक है, आप तो बस इतना याद रख लो कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद अशोक, और उसके बाद खुद रुद्रदामन और एक स्कंदगुप्त की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, सफिशिएंट, ऑलरेडी आप इस पे पढ़ चुके हैं कि कौन कौन था। नासिक इंस्क्रिप्शन, तो बेटा गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन नासिक शिलालेख में किया गया है। उनकी मां गौतमी वालश्री ने लिखा था। नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र को शासक बताया था। गौतमी पुत्र ने शक साजा नहपान से युद्ध किया था और अपने वंश की पुनः प्रतिष्ठा जो है वो स्थापित की थी। तो किसका है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नासिक इंस्क्रिप्शन किससे है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है, जिसमें इन्होंने किसको हराया था? तो नहपान को हराया था। ठीक है, फिर नानाघाट, तो सातवाहन साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारी के स्रोत नासिक और नानाघाट शिलालेख। गौतमी वलश्री ने नासिक शिलालेख बनवाया था, जबकि नागनिका ने नानाघाट शिलालेख बनवाया था। तो गौतमी वलश्री कौन थी? ये गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता, और एक थी रानी नागनिका। तो नागनिका का नानाघाट अभिलेख है। ठीक है, ये भी सातवाहन की जानकारी दे रहा है। और ऊपर कौन सा था? अरे नासिक। ठीक है, ये भी आपको सातवाहनों की जानकारी दे रहा है। याद आ रहा है सातवाहनों ने सबसे पहले किसके सिक्के चलाए थे? शीशे के सिक्के जो है वो सातवाहन शासकों ने चलाए थे। मंदसौर वत्सवट्टी कुमारगुप्त द्वारा लिखा गया था। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया है, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पूछने की जरूरत है। मंदसौर अभिलेख का अन्य नाम क्या है? दसपुर अभिलेख। किसकी जानकारी मिलती है हमें यहाँ? ठीक है, तो सिल्क बीबर्स या रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती। इनकी श्रेणी क्या कहलाती थी? पट्टवाय श्रेणी। चित्त नहीं है, पट्टवाय। तो पट्टवाय या पट्टाय श्रेणी कहलाती थी। ठीक है, कुमारगुप्त से संबंधित है। वत्सभष्टी इसके लेखक हैं। सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया, रेशम बुनकरों की जानकारी, और विश्व का पहला विज्ञापन, तो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ वर्ल्ड। अब इसके अलावा दूसरे हिस्से की बात करें तो यही क्या है? मंदसौर प्रशस्ति भी है। और मंदसौर प्रशस्ति है यानी किसकी उपलब्धियां? औलिकर वंश के यशोधर्मन की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और यशोधर्मन ने किसको हराया था? मिहिर भोज को हराया था। अच्छा, मिहिर कुल को हराया था, भोज को तो नहीं हराया। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो, वत्सवट्टी याद रखना। हाथी गुफा, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हाथी गुफा या हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो आपको ध्यान रखना है खारबेल। किसका है ये? खारबेल। तो राजा खारबेल ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उड़ीसा में उदयगिरी खंडागिरी गुफाओं से हाथी गुफा शिलालेख, जिसे हाथी गुफा शिलालेख भी कहा जाता है, खुदवाया था।
प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में 17 पंक्तियां जो है इनमें लिखा गया है। कलिंग शासक खारवेल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत उदयगिरी गुफाओं में स्थित क्या है? अच्छा, आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में भी हैं और उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? कहाँ हैं? अरे कहाँ था ये? उड़ीसा था ना, तो उड़ीसा में भी। अच्छा, यूपीएससी ने घुमा दिया था इस क्वेश्चन पे उदयगिरी पे। ठीक है, तो उदयगिरी की गुफाएं एकमात्र यहाँ स्थित है, तो एकमात्र यहाँ स्थित नहीं है, मध्य प्रदेश के विदिशा में भी हैं और उड़ीसा में भी हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अल्लाह, एमपी वाले बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करने की कोशिश बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख थे जिनको आपको ध्यान रखना है। मंदसौर अभिलेख को और क्या नाम दिया? दसपुर। मंदसौर कहाँ है? मध्य प्रदेश के मंदसौर में। और कहाँ होगा? आपके लिए क्या है? ठीक है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, दसपुर अभिलेख कहाँ स्थित है? अब मजेदार बात बताता हूँ, इतना खोदा पाड़ निकली चाहिए, एमपीपीएससी पूछेगा दसपुर अभिलेख कहाँ है, पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। मतलब दसपुर किसे कहते हैं? दसपुर बीसपुर को कहते हैं, मतलब जबरदस्ती करते हैं, कुछ तो अच्छा पूछो। तो अच्छा मजेदार है कि दसपुर और दसाड़ में भी लोग गलती कराते हैं, क्योंकि ऑप्शन में एक मंदसौर होगा, पहला ऑप्शन विदिशा होगा, दसाड़ क्या है? विदिशा है, और विदिशा का एक और नाम भेलसा और बेसनगर। तो विदिशा, भेलसा, बेसनगर, दसार्ण और यही खाम बाबा, यानी हेलियोडोरस गरुणा पिलर। तो हेलियोडोरस का जो गरुण स्तंभ है वही बेसनगर में है, वही विदिशा है, वही खाम बाबा है, वही वेल्सा है, वही दसार्ण है, लेकिन दसपुर नहीं है। और गोपाचल क्या था? गोपाचल ग्वालियर था। बढ़िया, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अब एक और चीज जो हमने कहा था, क्या बतानी थी, बता दो। कहाँ चला गया? हाँ, संबत कैलेंडर, सर्च ही मार ले, मुझे याद नहीं है पेज नंबर। स्पेलिंग में ए छूट गया, अब कहाँ से आएगा? चलो जब तक बताओ कौन कौन से संबत आपको पता है। एक संबत बताओ कोई। विक्रम संबत, और संबत इसके अलावा? शक संबत, बताओ दोनों के बारे में जब तक आप लोग। शक संबत, शक में कोई शक नहीं होना चाहिए, बेशक, शक कनिष्क का। और विक्रम संबत कब का है? हाँ बोलते जाओ, क्या कह रहे हो? शक संबत, देखो बेटा, अब जो हम संबत पढ़ने वाले हैं उनमें हम बहुत सारे संबत आपको पढ़ाएंगे, लेकिन मैं फिर भी पहले ही आपको बता दूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है, एक शक संबत आपसे बहुत पूछा गया है, एक विक्रम संबत आपसे पूछा गया है, एक मालव संबत आपसे पूछा गया है, एक अकबर के समय इलाही संबत आपसे पूछा गया है, एक गुप्त संबत आपसे पूछा गया है। पूछने वाले ज्यादातर संबत यही हैं, ठीक है, लेकिन हम पढ़ प्रिकॉशनरी थोड़े ज्यादा लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक है बेटा सप्तऋषि संबत, ठीक है, 3072 बीसी, एडी नहीं है ये, मतलब ईसा पूर्व 3072 ईसा पूर्व में सप्तऋषि संबत भारत का प्राचीन संबत है। इस योग का प्रयोग महाभारत काल तक किया गया। अलबरूनी के अनुसार यह कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में प्रचलित था। कौन सा संबत? सप्तऋषि। कश्मीर में सप्तऋषि संबत को लौकिक संबत और जम्मू कश्मीर और हिमाचल क्षेत्र में शास्त्र संबत, यह एक लौकिक संबत है, मतलब शास्त्र संबत है, मतलब शास्त्रों के अनुसार बनाया गया है, तो यही लौकिक संबत या सप्तऋषि संबत के रूप में जाना जाता है। तो 3072 बीसी का है, 3072 बीसी,
याद रखना एडी नहीं, कली संवत। ठीक है, 3102 यानी 3102 ईसा पूर्व में बेटा कलयुग संवत भारत का प्राचीन युग है। इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में होती है। इस संवत की शुरुआत पांडवों द्वारा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं हिमालय की ओर प्रस्थान करने से मानी जाती है। इस संवत को 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया था और इस सही संवत की तिथि को महाभारत युद्ध का समय भी माना जाता है कि महाभारत का युद्ध। अब डिस्प्यूट बहुत है, जबरदस्ती नहीं करना, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो इतिहास में जानकारी होती है उसी के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। तो सप्तऋषि संवत को लौकिक संवत भी कहा जाता है। कली संवत जो है वो प्राचीन युग का है, कली युग की शुरुआत मानी जाती है। बेसिकली कौन शासन पे बैठे थे? परीक्षित जो है वो शासक बने थे, आर्यभट्ट ने भी इसको माना है। फिर आ जाते हैं बौद्ध संवत। तो 544 बीसी दीपवंश और महावंश साहित्य के अनुसार बुद्ध संवत 544 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। बुद्ध के निर्माण की वास्तविक तिथि 483 बीसी है। ठीक है, उसके कोई मतलब नहीं है, आपको तो 544 बौद्ध संवत याद रखना है। वीर निर्माण संवत यानी महावीर स्वामी तो 527 बीसी, तो 7 अक्टूबर 527 बीसी से शुरू होने वाला एक कैलेंडर युग है जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्माण का प्रतीक है। ठीक है, तो 527 का, जबकि बौद्ध संवत 544 का। देखो याद रखना, महावीर स्वामी से पहले के हैं महात्मा बुद्ध। जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले का है, लेकिन चूंकि जैन धर्म में तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, महावीर स्वामी तो 24वें और अंतिम थे, जबकि महात्मा बुद्ध तो एक ही है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म बाद का है, इस बात को थोड़ा ध्यान देना। ये आ गया आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो बेटा इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एक एक बात इस पे पूछी जाती है। पहली चीज तो विक्रम संवत जो है ना बेटा, ये एमपी गवर्नमेंट का, किसका? मध्य प्रदेश सरकार का ये आधिकारिक कैलेंडर है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑथेंटिक या अथॉरिटेटिव कैलेंडर ऑफ एमपी गवर्नमेंट, तो एमपी गवर्नमेंट का आधिकारिक कैलेंडर क्या है? विक्रम संवत है। और ये कब शुरू हुआ? तो 57 बीसी में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों की हार के उपलक्ष्य में की थी। कुछ लोग इसे गुप्त से संबंधित मानते हैं, लेकिन आप सोच के देखो 57 बीसी में क्या गुप्त हो सकते हैं? गुप्त तो शासन ही नहीं था उस समय गुप्तों का, तो इसलिए किस पे जाना है आपको? ठीक है, बेसिकली विक्रमादित्य। अब ये विक्रमादित्य कौन है? तो ये विक्रमादित्य जो है ये गर्दभिल्ल वंश के विक्रमादित्य हैं। कौन से हैं? गर्दभिल्ल डायनेस्टी के जो विक्रमादित्य हैं वो हैं। तो 57 ईसा पूर्व में इसका चलन किया था। विक्रम संवत या विक्रमी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित एक हिंदू कैलेंडर है। नेपाल देश ने विक्रम संवत को आधिकारिक संवत के रूप में मान्यता दी है। गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और उत्तर भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से इसको माना जाता है। विक्रम संवत से ही 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन में एक सप्ताह रखने की प्रथा जो है वो शुरू की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार का ऑथेंटिक कैलेंडर है। विक्रमादित्य ने शकों को हराया था, उसके लिए ये स्टार्ट किया गया था और 57 बीसी का है। ठीक है, इतनी बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण है आपका शक संवत। तो शक संवत बेटा 78 एडी में, ठीक है, कब है ये? 78 ईस्वी या 78 एडी में कनिष्क, जो कि शक वंश, शक कैसे थे? शक से थे कनिष्क, ध्यान रखना, शक नहीं थे, कनिष्क थे कुषाण। ठीक है, नहीं तो पता चले कुछ दिन बाद शक हो जाएंगे। तो कुषाण वंश के महान शासक थे। शक संवत की शुरुआत का श्रेय उज्जैन के राजा शालिवाहन गौतमी पुत्र सातकर्णी को दिया जाता है, जब उन्होंने 78 ईस्वी में शकों को एक युद्ध में हराया था। अगर आपके ऑप्शन में कनिष्क ना हो, ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन आगे अगर कभी पूछ ले तो आपको ये ध्यान रखना है कि उज्जैन के कौन थे? शालिवाहन। ठीक है, को भी दिया जाता है इसका, तो शकों को हराया था और शक संवत की शुरुआत की थी। शालिवाहन, जिसे शक संवत हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है, का उपयोग भारतीय कैलेंडर के रूप में किया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो शक संवत है ये किसका है?
तो ये इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार का ऑथेंटिक कैलेंडर क्या माना जाता है? तो भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर के रूप में हम शक संवत को जानते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जो भारत में उपयोग किया जाता है। और सामान्यतः ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था कि शक संवत जो है वो कब से स्टार्ट होता है। तो सामान्यतः 22 मार्च से। ठीक है, लेकिन अगर लीप ईयर होगी, लीप वर्ष समझते हैं आप लोग? लीप वर्ष का मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी से, क्या होता है लीप ईयर? क्या? बताओ बताओ, है क्या लीप वर्ष का मतलब क्या होता है? क्या? 4 साल में एक बार आता है? सीधी बोलो ना, फरवरी 29 की होती। कितना ज्ञान देते हो, सीधा नहीं बोल सकते कि भाई लीप ईयर में जो फरवरी है वो 29। अच्छा, किसी का बर्थडे 29 को हो तो बेचारा 3 साल इंतजार करे, फिर बर्थडे आए। अच्छा, और वो भी मजे लेने के लिए बोल दे अगले साल मनाएंगे अपन बर्थडे, इस साल नहीं दे रहा हूँ मैं पार्टी। इस साल निकल गया तो चौथी साल में आएगा ना उसका, तो अगली बार बोल देगा नहीं भैया। तो याद रखना, नॉर्मल ईयर में ये 22 मार्च, और अगर लीप ईयर है तो आप सोचोगे एक दिन बढ़ जाएगा। बढ़ा एक दिन, सही बात है, 29 मार्च हुई। तो अब क्या होगा, एक मार्च में 21 ही आएगी ना उस दिन तक तो। घुसती नहीं है, बहुत लोग गलत करते हैं इस बात को। सामान्य वर्षों में 22 मार्च, और लीप ईयर में ये 21 मार्च से शुरू होता है। अरे एक दिन 29 बढ़ गया ना, तो फरवरी में क्या होगा, जिस दिन 22 मार्च होनी थी उस दिन क्या होगी, 21 ही होगी ना, क्योंकि समझ पा रहे हो ना? अच्छा, बहुत लोग एकदम से सकते में आ जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये। और ये 1957 में बेटा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ में अपनाया गया था। 1957 में ही हम लोगों ने अपनी दशमलव प्रणाली डेसिमल सिस्टम को भी अपनाया है। 1957 में ही हमने शक संवत को अपनाया है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जानते होंगे, जो हम इंग्लिश कैलेंडर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः 22 मार्च और लीप वर्ष में, ठीक है, तो क्या होता है लीप ईयर में, ये 21 मार्च होता है। कल्चुरी चेदी संवत 248-249 में इसकी स्थापना की गई थी। ईश्वर सेन ने की थी इसकी स्थापना। बाद में कल्चुरी शासकों ने इसे अपना आश्रय दिया। मध्य प्रदेश के कल्चुरी शासकों ने अपने शिलालेखों में इस संवत का प्रयोग किया है। तो कल्चुरी चेदी संवत जो है वो 248-249 एडी, बीसी नहीं, 248-49 एडी में कल्चुरी चेदी संवत, शक संवत 78 का, विक्रम संवत 57 बीसी का। ठीक है, गुप्त संवत, तो गुप्तों के टाइम पे भी आपने इसे पढ़ा था। तो गुप्त संवत 319-20 में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन काल में एक नए युग की शुरुआत की, जिसे गुप्त युग या गुप्त एरा कहा जाता है। गुप्त काल तक ही प्रासंगिक था, और 319-20 को गुप्त संवत, चंद्रगुप्त प्रथम ऑप्शन आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम जो थी क्या थे, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इनके समय चीनी यात्री कौन आया था? वाह, हाँ तो फिर क्यों बोल रहे हो, हम तो ऐसे ही पूछते हैं। इनके समय नहीं आया था चीनी यात्री, तब वो चीनी खा रहा था। वो आएगा किसके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। चंद्रगुप्त सेकंड के समय फायान आएगा, इनके समय कोई चीनी नहीं आएगा। ठीक है, वल्लभी संवत, तो बेटा 251 शक वल्लभी संवत के बारे में हमें अलबरूनी से जानकारी मिलती है। वल्लभी संवत की शुरुआत 241 वर्ष के शक शासन, ठीक है, के बाद वल्लभ नामक शासक ने की थी। गुप्त काल के समकालीन है, और दोनों युग एक ही प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि अब हिजरी संवत, तो हिजरी संवत 622 में प्रारंभ हुआ। हजरत मोहम्मद साहब ने जब मक्का से मदीना की यात्रा की थी, उस समय से ये स्टार्ट होता है। मोहम्मद साहब को 610 एडी में 40 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था।
तो आपको लेकिन ध्यान रखना है कि 622 में हिजरी संवत स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हिजरी संवत कहाँ से कहाँ, हिजरी संवत कब माना जाता है? जब हजरत मोहम्मद साहब ने कहाँ से, मक्का से मदीना। कोलम संवत 825 में संवत दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में प्रचलित है, कोई खास नहीं। लक्ष्मण संवत 1190 में बेटा गौड़ेश्वर लक्ष्मण सेन ने बंगाल के सेन वंश के चौथे शासक थे, 1190 में राजा बने थे और उसी समय लक्ष्मण संवत की स्थापना की थी। बंगाल बिहार में कई समय तक ये रहा। लक्ष्मण सेन याद आ रहे हैं? सेन वंश के जरा शासकों के नाम तो बताओ आप लोग। बोलते जाओ, हम सुन रहे हैं। लो हटा लिया, सुनाओ। सावंत सेन, हाँ आगे सीधे। कौन कौन से शासक थे यहाँ, कौन बताएगा? सेन वंश के शासक सबके पास, आपके पास नोट्स है ना ये? अब तो बताना पड़ेगा। अभी तक तो चलो भाई, कुछ लोगों को पीडीएफ में पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, सोचो तब तक। इसके बाद है बेटा इलाही संवत। तो इलाही संवत अशोक ने, सॉरी अकबर ने स्टार्ट किया था 1582 में। याद रखिएगा, इन्होंने अपना एक नया धर्म दीने इलाही चलाया और उसके बाद 1583 में इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कौन सा संवत स्टार्ट किया था? इलाही संवत जो है वो स्टार्ट किया था। तो पहले इन्होंने क्या चलाया, बोलो जल्दी से, कुछ तो बोल दो। तो पहले इन्होंने दीने इलाही 1582 में स्टार्ट किया था और उसके बाद 1583 से इन्होंने इलाही संवत की स्थापना की थी अकबर ने। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखो बेटा, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है शक संवत से, 78 एडी में है। शक संवत कनिष्क ने चलाया, बाकी गौतमीपुत्र को अभी इतना आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, आप भूल भी जाएंगे तो चलेगा। दूसरा आपसे विक्रम संवत पूछा गया है जो 57 बीसी का है, विक्रमादित्य। ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है, जबकि शक संवत भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट का ऑथोरिटेटिव या ऑथेंटिक कैलेंडर है। इन दो को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तीसरा गुप्त संवत 319 बीस एडी में शुरू किया था, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये आपका इंपॉर्टेंट है। हिजरी संवत एक आध बार कहीं एमपीपीएससी ने तो नहीं पूछा, कहीं पूछा गया है, तो कब का था हिजरी संवत? 622 एडी का था। ठीक है, इसके अलावा आपको इलाही संवत आपसे पूछा गया है तो 1583 का है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, वल्लभी संवत वल्लभी ने, और ये कलचुरी चेदी ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि कलचुरी वंश मध्य प्रदेश के त्रिपुरी यानी कि जबलपुर में था, तो इसलिए ये आ सकता है। तो 248 249 में कलचुरी चेदी संवत जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा? ईश्वर सेन के द्वारा शुरू किया गया था। क्यों कलचुरी संवत? पक्का? ठीक। चलो अब जल्दी बता दो, सेन वंश के शासक नहीं बता रहे हो? सामंत सेन, विजय सेन, वल्लभ सेन, लक्ष्मण सेन। अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे। ठीक है, ये छोटे छोटे वंश हैं इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी बात पे आप लोग बताओ तो जरा, कश्मीर के 3 राजवंश थे, कौन कौन से? कारकोट, उत्पल और लोहार। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन, अंतिम शासक जयपीठ। ठीक है, दूसरा वंश उत्पल वंश, संस्थापक अवंती वर्मन, अंतिम शासक रानी दिद्दा। ठीक है, और तीसरा वंश लोहार वंश, लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज, अंतिम शासक जय सिंह। चलो बढ़िया। और इनके बारे में क्या बताया गया? इनके समय में राजतरंगिणी जो है वो इन्हीं के समय में लिखी गई थी। और राजतरंगिणी है किसकी? कल्हड़ की। कितने तरंग, कितने श्लोक? अच्छा, पहले अच्छा बताओ कौन कौन से तरंग में क्या है? पहले से तीसरे तक प्राचीन कश्मीर,
चौथा पांचवा छठवा कारकोट उत्पल, और सातवां आठवां लोहार वंश के बारे में। यही है ना, पक्का है? ठीक, चलो बढ़िया। तो ये हो जाते हैं आपके संवत। एक संवत जो मैंने आपको नहीं बताया, वो प्रश्न पूछना था मुझे, मालव संवत किसे कहा जाता है? ठीक, तो विक्रम संवत को ही मालव संवत के नाम से जाना जाता है। ये आपका प्रीवियस ईयर, आई थिंक 2-3 ईयर बिफोर पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है कि जो विक्रम संवत है उसी को, देखो क्या था कि ये जो शासक थे विक्रमादित्य, ये मालवा में शासन करते थे, तो मालवा से ही मालव शब्द आया, तो इसे मालव संवत भी कहा जाता है विक्रम संवत को। ये आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? एक अभिलेख, एक संवत। अच्छा, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन एपिग्राफी, और स्टडी ऑफ कॉइन्स सिक्कों की अध्ययन। हमने कहाँ पूछा? अच्छा, बिल्कुल ऐसा याद करते हो ना कि अगला क्वेश्चन यही होगा, ऐसा थोड़ी होता है। पुराने अभिलेखों का अध्ययन पैलियोग्राफी है। मैंने पूछा ही नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ सिक्कों का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा ये, बताओ। अच्छा, आप दोनों को पता है? मुझे अच्छे से पता है ये बात। हाँ, थोड़ा और सही बताओ, शब्द बदल लिया आपने। इतना तो याद आ रहा है। न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाती है। तो सिक्कों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? न्यूमोमेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। और एपिग्राफी अभिलेखों का। ठीक है, पक्का? गड़बड़ तो नहीं करेंगे? चलो, ये हो गया आपका किससे संबंधित, जल्दी बता दो। चलो कुछ एक क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। हालांकि अभी आएगा आपका तमिल जब पढ़ेंगे, तो भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तोलकाप्पियम। तो बेटा देखिए, जो तमिल व्याकरण की पुस्तक है तोलकाप्पियम, दूसरे संगम, मतलब संगम कितने हुए हैं? 3, ठीक। तो दूसरे संगम में बेटा इसकी रचना की गई थी ऋषि अगस्त के शिष्य थे तोलकाप्पियार के द्वारा। तो तोलकाप्पियम जो बुक है उसकी रचना किसने की थी? ऋषि अगस्त के शिष्य तोलकाप्पियार के द्वारा की गई थी। और अवधि 200 बीसी से 300 एडी के बीच में ये मानी जाती है। ठीक है, तो ये एडी वेडी गोली मारो, आप तो बस इतना याद रख लेना, तमिल ग्रामर या तमिल व्याकरण की बुक है ये। ठीक है, किसने? तोलकाप्पियार ने इसकी रचना की थी। और कब की गई थी? तो सेकंड संगम के दौरान की गई थी। इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 200 बीसी से 300 एडी तक की क्या माने, मतलब हम। ठीक है, तो उससे संबंधित घटनाओं का वर्णन किया होगा, तो अपन उसको नहीं लिखें जिसमें अपन को डिस्प्यूट, देखो हमेशा याद रखना, ऐसी कोई बात हम नहीं लिखें जिसमें डिस्प्यूट क्रिएट हो, मतलब हमें ही नहीं समझ में आए कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं, सामने वाले को क्या समझाएंगे। और 500 साल जिए क्या, मतलब दिमाग उल्टा सीधा जाएगा ना, इसलिए छोड़ दिया। एहोल इंस्क्रिप्शन पे हम पर्याप्त बात कर चुके हैं। ये भी बेटा आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन सेकंड का है, इसके राइटर रवि कीर्ति हैं। और इसमें क्या बताया गया? तो पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, कहाँ? तो नर्मदा के किनारे। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एकाध एकाध स्टेट ने ये पूछा है, त्रिपक्षीय युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। तो जो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल था उसके कारण की अगर हम बात करें, तो आपको पता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों ने कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करने के लिए किया था, जो उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। कन्नौज का मार्ग गंगा यमुना, अब गंगा यमुना उपजाऊ भूमि है, ठीक है, तो उच्च कृषि राजस्व पर स्थित है, व्यापार मार्ग पर स्थित है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से वाणिज्यिक कर प्राप्त होता है, और रेशम मार्ग
ठीक है, तो सिल्क रूट जो है तो व्यापार मार्ग कन्नौज से होकर गुजरता है, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, तो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे आयरन, ठीक है, तराई भूमि है, पर हाथी के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, अतः मिहिर भोज फर्स्ट के शासनकाल के दौरान कन्नौज पर प्रतिहार शासकों ने कब्जा कर लिया था। अगर एक आध बार मुझे याद आ रहा है कहीं पूछा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस एग्जाम का क्वेश्चन है, तो अगर कभी कारण पूछ लें तो आपको कारण एक तो कन्नौज को लेके था, स्ट्रेटजिक लोकेशन थी, व्यापार मार्ग पर था, उपजाऊ भूमि थी, नेचुरल रिसोर्सेज थे, हाथी सेना के लिए ये अनुकूल था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह के मार्ग में पड़ता था, सिल्क रूट के मार्ग में पड़ता था। इतनी बातें आप बता देंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपका संगम साहित्य, जिसपे हम अभी बात कर रहे थे बेटा। तो संगम साहित्य जो है ना, दक्षिण भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। अगर हमें साउथ इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो महत्वपूर्ण सोर्स था, 200 ईसा पूर्व का है और 300 ईस्वी तक ये चला था। 3 संगमों का आयोजन पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ है। किनके? तो पांड्य राजा जो थे। पहले संगम की बात करें तो मदुरई में आयोजित किया गया था और इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे? तो ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में पहला संगम का आयोजन किया गया था। दूसरे तो दूसरा जो है बेटा कपटापुरम नहीं है, ये इधर का टा इधर चला गया तो कपाटपुरम कपटापुरम, ठीक है, मैं ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में, ठीक है, तोलकप्पियम की रचना की गई। आपको पता है तोलकप्पियम अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। फिर तीसरा संगम फिर से मदुरई में होगा और नक्कियार की अध्यक्षता में होगा। इनकी रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है कि संगम, तो संगम में आपको याद रखना है 3 संगम हुए। पहले कहाँ? मदुरई में। तीसरा कहाँ? मदुरई में। पहले के अध्यक्ष ऋषि अगस्त, दूसरे में भी ऋषि अगस्त हैं। तोलकप्पियम की रचना दूसरे संगम के दौरान की गई। तीसरे के अध्यक्ष नक्किरार हैं, ठीक है, इनकी रचनाएं भी महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है संगम, ठीक है। तो संगम जो है वो आपको क्या याद रखना है कि संगम साहित्य, तो 3 संगम हुए हैं, दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण सोर्स है। पांड्य राजाओं ने इन्हें संरक्षण दिया, या कहें कि इनके समय में ही आयोजित किए गए थे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं? पहला संगम का आयोजन कहाँ हुआ? मदुरई में। दूसरे का कपाटपुरम में। तीसरे का मदुरई में। पहले दूसरे के अध्यक्ष ऋषि अगस्त, तीसरे के नक्कीरार। खत्म, ठीक है। और ये तोलकप्पियम की रचना, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तमिल लिटरेचर के लिए। अच्छा, बीच में आप लोगों ने सुना ये गाना इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था, बहुत ज्यादा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, और वो बेसिकली मतलब म्यूजिक ही था। अब मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरी मैडम ने 1-2 बार मुझे सुनवाया, बाद में पता चला कि मतलब पता नहीं कितने मिलियंस व्यू थे उस पे, बहुत चला, बहुत ज्यादा। अब फिर से पूछेंगे, हमें ही याद नहीं है नाम पूरा, तो हम कहाँ से बताएं आपको? इतिहास का क्वेश्चन नहीं है ना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये संगम जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आप गड़बड़ मत करिएगा। क्या? हाँ, बताइए बताइए। अरे बताओ ना, अगर किसी को कुछ पता है तो। 1 मिनट।